हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आज हम आए हैं लेकर प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी के बारे में। सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि लॉर्ड मायो एक साइंटिस्ट है जो 27 अप्रैल 1821 ईस्वी में ज्वाइंट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, रेवेन्यू एंड कॉमर्स का मेंबर थे। उसका आगे बताना है एग्रीकल्चर एक डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड जो एगर और कल्चर से मिलकर बना है। एगर मीन्स होता है सॉइल और कल्चर मीन्स होता है कल्टीवेशन, अर्थात एग्रीकल्चर मीन्स होता है सॉइल का कल्टीवेशन करना। जिसके लास्ट में कल्चर लगा रहे वो लैटिन वर्ड से डिराइव्ड होता है, और जिसके लास्ट में नोमी लगा रहे वो ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड होता है। कुछ एक्सेप्शन जैसे पोमोलॉजी हो गया, वो लैटिन और ग्रीक दोनों वर्ड से लिए गए हैं। आज हम एग्रीकल्चर का डिफिनेशन जानते हैं। एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर ये एक प्रकार का आर्ट, साइंस और बिजनेस होता है जिसमें प्रोड्यूसिंग करता है क्रॉप एंड लाइव स्टॉक को फॉर इकोनॉमिक पर्पस के लिए। एग्रीकल्चर इज ए आर्ट, साइंस एंड बिजनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग क्रॉप एंड लाइव स्टॉक फॉर इकोनॉमिक पर्पस। फिर क्या है? ज्वार को औसनो ग्रेट मिलेट के नाम से जाना जाता है और बाजरा को फिंगर मिलेट के नाम से जाना जाता है। ज्वार को इसे सोरगम भी कहते हैं क्योंकि इसे ग्रेट मिलेट के लिए इसलिए जाना जाता है क्योंकि जो ह्यूमन होता है ना, इस सबसे ज़्यादा इसको कंज्यूम करता है। 58% ऑफ मिलेट को कंज्यूम कर लेते थे ह्यूमन। जितना ही प्रोडक्शन होता था ज्वार का, उसका 58% ह्यूमन कंज्यूम कर लेता था, इसीलिए इसे ग्रेट मिलेट के नाम से जाना जाता है। और बाजरा को पर मिलेट के नाम जाना जाता है, इसे और कैंडल मिलेट आदि नामों से जाना जाता है। अब हम जानते हैं कि कुछ क्रॉप्स का कौन सा फैमिली होते हैं। सबसे पहले ग्रेमिनी फैमिली, जिसे पोएसी फैमिली कहा जाता है। इसके अंतर्गत सीरियल्स क्रॉप आते हैं लाइक राइस, सोरगम, बीट, ओट, मेज, बाजरा, शुगर केन, नेपियस ग्रास, ईटीसी। अब लेगुमिनस फैमिली के अंतर्गत आपका ऑल स्पाइसेस आते हैं, जैसे आ गया रेड ग्राम, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, काउपी, चिकपी, ग्राम, सोयाबीन, सनेप, ग्राउंडनट, ईटीसी। और क्रूसीफेरी के अंतर्गत आपका मस्टर्ड, रेडिश, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ईटीसी। कुकुरबिटेसी के अंतर्गत गॉड फैमिली के अंतर्गत आते हैं। इसके अंदर कुकुम्बर, पंपकिन, बीटर गार्ड, वाटरमेलन, ईटी से आता है। लिलियसी फैमिली के अंतर्गत या अमेली फैमिली के अंतर्गत आपका आ गया ओनियन एंड गार्लिक। सोलिनेसी फैमिली के अंतर्गत ब्रिंजल का जो फैमिली आता है उसमें वो सब आते हैं, जैसे यहाँ का पोटैटो आ गया, टोबैको आ गया, ब्रिंजल आ गया, टोमेटो आ गया, चिली आ गया। मालवेसी के अंतर्गत कॉटन फैमिली का, जैसे क्या बोलते हैं भिंडी को इंग्लिश में बोलते हैं आपको कॉटन, दक्कन हेम्प रोस्ट, ओकरा। ये आपका भिंडी का इसमें ओकरा। कंपोजिटी फैमिली के अंदर या एस्ट्रिएसी फैमिली के अंदर आता है सनफ्लावर, नेपियस का लेट्यूस। कॉनवेलिएसी फैमिली का अंदर आता है स्वीट पोटैटो। यूफोर्बिएसी फैमिली के अंदर आता है कस्टर्ड। जिंजिबेरेसी फैमिली का आता है जिंजर एंड टर्मरिक। लिनिएसी फैमिली का आता है लिनसीड। लिनसीड एक ऐसा क्रॉप होता है जिसका उपयोग ऑयल एंड पल्स दोनों में उपयोग किया जाता है। ऑयल एंड फाइबर में यूज किया जाता है, सॉरी। लिनसीड एक ऐसा क्रॉप होता है जिसका यूज ऑयल एंड फाइबर में यूज किया जाता है। टीलियसी फैमिली के अंतर्गत आपका था जूट, फालसा। अम्बेलीफेरी के अंतर्गत आपका कैरोट, कोरिएंडर, कुकुमिन। पप्लिनियोसी फैमिली के अंतर्गत आता है सोयाबीन। चीनोपोडियसी के अंतर्गत आता है स्पिंच, शुगर बीट। उसके बाद पेडिलियसी फैमिली का आता है सीसेम। अमेलिएडिए फैमिली का आता है अगेव का उपयोग किस में किया जाता है? तो आपका अगेव का उपयोग फाइबर बनाने में किया जाता है। आगे क्रॉप ग्रो थ्रू देयर edible starchy grain
वन सीडेड इज ए फ्रूट। जो सीरियल्स क्रॉप का जो फ्रूट पार्ट होता है उसे करियोप्सिस कहते हैं। द प्लांट इज फाउंड इन रॉक क्रेविस, इट आल्सो कॉल्ड द चश्मोफाइट प्लांट। और जो वैसा प्लांट जो एसिड सॉइल में ग्रो करता है उसे कहते हैं ऑक्ज़ोलोफाइट प्लांट। वैसा प्लांट जो रॉक क्रेविस में ग्रो करता है उसे चश्मोफाइट कहते हैं। वैसा प्लांट जो एसिड सॉइल में ग्रो करता है उसे ऑक्ज़ोलोफाइट कहते हैं। इंडिया इज सूटेड नॉर्थ ईस्ट रेड ऑफ विंड जोन। एवरी प्लांट इज ऑनर्ड बाई मैक्सिमम, ऑप्टिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर इज कॉल्ड ऑफ द कार्डिनल टेम्परेचर। कार्डिनल टेम्परेचर उसे कहते हैं मैक्सिमम, मिनिमम और ऑप्टिमम टेम्परेचर इज आल्सो कॉल्ड ऑफ कार्डिनल टेम्परेचर। जैसे बीट का कार्डिनेट टेम्परेचर सबसे ज़्यादा मिनिमम होता है, बीट का कार्डिनेट टेम्परेचर होता है 4.5, लेकिन जब मोस्टली जो क्रॉप होता है उसका कार्डिनेट टेम्परेचर 10 होता है, लेकिन एक्सेप्शन में बीट इसका सबसे लोएस्ट होता है, इसका कार्डिनेट टेम्परेचर आ गया आपका 4.5। वैसा प्लांट जो प्रीफर करता है सनलाइट में उसे कहते हैं हेलियोफाइट प्लांट। वैसा प्लांट जो छाँव में शेड में प्रीफर करता है उसे कहते हैं शेड लविंग प्लांट्स। उसके बाद आगे देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज 1% लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल केमिकल एनर्जी। फोटोसिंथेसिस में जितना ही प्लांट ऑब्जर्व करता है उसका 1% लाइट एनर्जी को ही कन्वर्ट कर पाता है पोटेंशियल केमिकल एनर्जी में। बाकी 99% ऑफ द फोटोसिंथेसिस 99% ऑफ फोटोसिंथेसिस अदर मैकेनिज्म यूज करता है। प्रिंसिपल वे ऑफ लेंथ ऑब्जर्व बाई फोटोसिंथेसिस, जो ऑब्जर्व करता है फोटोसिंथेसिस में लाइट इंटेंसिटी जो आपका वायलेट ब्लू से ऑरेंज रेड होता है, जो मोस्टली आपका ब्लू वाला होता है, जो लाइट जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये जो फोटोसिंथेसिस लाइट इंटेंसिटी इसका होता है 400 से 700 नैनोमीटर। और उसके बाद लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट फोटो पीरियड के आधार पर प्लांट को 3 भाग में बांटा है, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट और डे नेचुरल प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट वैसा प्लांट जिसे फ्लावरिंग के टाइम मोर देन 14 घंटा लाइट चाहिए उसे कहते हैं लॉन्ग डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट उसे कहते हैं वैसा प्लांट जिसे फ्लावरिंग के टाइम लेस देन 12 घंटा लाइट चाहिए उसे कहते हैं शॉर्ट डे प्लांट। डे नेचुरल प्लांट वैसा प्लांट जो 12 से 14 घंटा फ्लावरिंग के टाइम में दिया जाता है उसे कहते हैं डे नेचुरल प्लांट। एक और होता है आपको एंथियो फोटो पीरियड प्लांट, वैसा प्लांट जिसे ना ही शॉर्ट डे प्लांट चाहिए नहीं आपको लॉन्ग डे प्लांट चाहिए, या तो वो शॉर्ट डे प्लांट तो पूरा शॉर्ट डे प्लांट जैसे 8 घंटा इसके फ्लावरिंग के टाइम में चाहिए, अगर वो लॉन्ग डे होता है तो उसे 30 घंटा चाहिए। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ऑफ द एंथ्रियो फोटो पीरियड प्लांट। अब हम जानते हैं कि शॉर्ट डे प्लांट में कौन कौन सा आते हैं, लॉन्ग डे में कौन कौन सा आता है, डे नेचुरल में कौन सा आता है। तो आपके लॉन्ग डे प्लांट में मोस्टली आपके रबी क्रॉप या रबी सीजन में जो ग्रो किया जाता है वो सब क्रॉप है, जैसे आपका आ गया बीट, बार्ले, शुगर बीट। शॉर्ट डे प्लांट में मोस्टली खरीफ क्रॉप आते हैं, जैसे में आप गया राइस, मेज, मिलेट, सोयाबीन। डे नेचुरल में आपका आ गया टोमेटो, सनफ्लावर, कॉटन। और एक आपका आता मोस्टली जो आपके क्वेश्चन से पूछा जाता है वो है शुगर केन। शुगर केन कौन सा प्लांट है, तो डे नेचुरल प्लांट रहता है, इसके फ्लावरिंग के टाइम में 12 से 14 घंटा चाहिए। शुगर केन के इन्फ्लोरेंस को एरो कहा जाता है। शुगर केन के इन्फ्लोरेंस क्या कहा जाता है, एरो, ARROW। अब हम जाते हैं इंडियन का जोग्राफ के लिए 328.7 मिलियन हेक्टेयर होता है, जिसमें कल्टिवेटेड एरिया 143 मिलियन हेक्टेयर होता है, कल्टिवेटेड वेस्ट एरिया तो 40 मिलियन हेक्टेयर होता है, फॉरेस्ट पाचा के 82 मिलियन हेक्टेयर होता है। इंडिया का जो क्रॉप इंटेंसिटी होता है 155 होता है रिसेंटली डाटा के अनुसार। अब आपके आगे द सरफेस लेयर इज ए 30 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल इज आल्सो नो ऑफ द सरफेस सॉइल, और इन सब सरफेस सॉइल इज एट द बॉटम पेरेंट ऑफ रॉक्स। सॉइल इज ए रिमेन इज ए फॉर्म ऑफ द सॉइल इन सिटू ओवन ड्राई बेसिस ऑफ हर बेसिस कंटेंट इन द
85.9% of water is a woody plant contain of the 50% of water. सफोकेशन ड्यूरिंग जब विंटर जब आता है तो विंटर के टाइम में आइस या स्नोफॉल होता है जो थिक कवर होता है ग्राउंड को ऊपर जैसे ग्राउंड होता है ऊपर से अगर विंटर के सीजन में जो आइस गिरता है स्नो गिरता है तो क्रॉप को सफ़र कर देता है या वांट टू ऑक्सीजन के और ऑक्सीजन के कम हो जाता है। आइस कांटेक्ट करता है विथ रूट के साथ और इनहिबिट कर देता है डिफ्यूजन ऑफ द CO2 एंड रिस्पिरेशन ऑफ द प्रोडक्ट मे बी बिकॉज द हार्मफुल प्लांट इज कॉल्ड ऑफ द सफोकेशन। सबसे सिंपल बात में जाए कि अगर आपको एक रूम में बंद किया जाए तो आपको घुटन महसूस होता है, उसी कहते हैं सफोकेशन। उसी प्रकार विंटर के टाइम में प्लांट के ऊपर ओस गिर जाते हैं जिसके कारण उन्हें रेस्पिरेशन की क्रिया और CO2 की क्रिया करने में उनको CO2 की क्रिया नहीं कर पाते हैं जिसके कारण वो सफोकेट हो जाते हैं। डिफ्यूजन यहाँ एक बार देखिए डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन में होता है कि आपका एक हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की हो जाता है उसे कहते हैं डिफ्यूजन। हैविंग का इंजरी टू प्लांट कॉजेज बाय लिफ्टिंग टू अपवर्ड along to soil is a normal position the temperature region is snowfall is a called of the having. Jethro Tull is a father of the tillage in a father of tillage a father of the weed science कहता है। इन्होंने एक बुक लिखा था द न्यू हाउस हस्बेंड्री। द न्यू हाउस हस्बेंड्री इज बुक रिटन बाय कौन लिखे थे? जेथ्रो टुल। इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ टिलेज। इन्हें और किस नाम जाता है? तो फादर ऑफ बीट साइंस। टिलेज क्या है? टिलेज एक एंग्लो सेक्शन वर्ड से लिया गया है जिसका अर्थ टिलियन और टिलियन जिसका मीन्स होता है प्ल्यूज्ड एंड प्रीफर टू सॉइल ऑफ सोइंग। अकाउंट टिलेज के अकाउंट 30% ऑफ सॉइल जितना भी आप कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन लगाते हैं किसी क्रॉप में उसमें टिलेज का जो कॉस्ट लगता है वो 30% लगता है। अर्थात अगर हम किसी के एक फील्ड में 100% ऑफ कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन लग रहा है 100 रुपया लग रहा है तो उसमें 30 रुपया जो लगेगा उसमें आपको टिलेज का लगेगा। टिलेज करने के बाद जो फिजिकल मैनिपुलेशन किया जाता है उसे कहते हैं सॉइल टिल्थ। अर्थात टिलेज करने के बाद उस मिट्टी को भुरभुरा बना दिया जाता है उसे कहते हैं सॉइल टिल्थ। ये भी बहुत सारा जैसा फाइन सीड बेड हो गया। फाइन सीड बेड पूरा महीन हो गया। कोर सीड बेड हो गया हल्का सा ढेला रह गया। फाइन सीड बेड जो मोस्टली प्रीफर करता है वो फिंगर मिलेट वाला प्लांट प्रीफर करता है। बाजरा हो गया सीसम ये सब जो प्रीफर करता है कि फाइन सीड बेड। और कोर सीड में हल्का सा ढेला रहना चाहिए। उसे ग्राम वाला जैसे चिक भी हो गया। मॉडरेट वाला में जैसे आपका ज्वार हो गया कॉटन हो गया। फाइन एंड लूज सीड बेड में आपका टर्मरिक जिंजर पोटैटो ग्राउंडनट हो गया। सब सल्फोलेजिंग चीज़ें इसका यूज किया था। ब्रेड हार्ड अगर कि जो सॉइल हार्ड पैन हो जाता है तो उसके लिए जो किया जाता है आपका चीजल प्ले अर्थात प्राइमरी टिलेज का उपयोग करके उसके ब्रोकन किया जाता है। ब्लैक कैटन सॉइल इज अ क्रैक डीपली इन दैट सप्रो द सेल प्लीज खुद ही आपका होता है प्लीज हो जाता है। ब्लैक कटन सॉइल भैटी सोल के अंतर्गत आता है। क्रीटा आता है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। ये कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। क्रीडा ने दिया था कि किसी भी अगर हम डेप्थ करते हैं तो कितना सेंटीमीटर डेप्थ करना चाहिए। अगर हम सैलो डेप्थ करते हैं सैल्यू प्लूजिंग करते हैं तो उसमें 5 से 6 सेंटीमीटर करना चाहिए। अगर हम मॉडरेट डीप करते हैं तो 15 से 20 सेंटीमीटर देना चाहिए। अगर हम डीप प्लूजिंग करते हैं तो उसमें हमको 25 से 30 सेंटीमीटर आपको डेप्थ देना चाहिए। फैलो प्लूजिंग के आफ्टर जब क्रॉप के कल्टीवेशन के बाद जब क्रॉप के कल्टीवेशन के बाद जब हम उसमें फॉलो मतलब उसमें कुछ नहीं लगा रहता है उसके बाद हम उसमें जोताई करते हैं प्लूजिंग करते हैं उसे कहते हैं आपका फैलो प्लूजिंग। उसके बाद आपका वो रहा है आपका उसके बाद यहाँ इम्पोर्टेंट्स नहीं है। यहाँ पर आएगा गैप फिलिंग कब किया जाता है? सोइंग के 8 से 10 दिन के बाद आपका गैप फिलिंग किया जाता है। थिनिंग कब किया जाता है? क्रॉप के सोइंग के 2 से 3 वीक के बाद अर्थात 14 से 21 दिन के बाद आपका सोइंग थिनिंग किया जाता है। थिनिंग कब करते हैं? जब किसी प्लांट पार्ट अनवांटेड पार्ट ऑफ प्लांट उन्हें डिजीज लगा जाता है इंसेक्ट लगा जाता है तब उन्हें थिनिंग के थ्रू उन्हें अनवांटेड पार्ट ऑफ प्लांट को रिमूवल कर दिया जाता है।
टॉप ड्रेसिंग कहता है। जब किसी स्टैंडिंग क्रॉप में ना उसमें फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन कर देते हैं, उसे कहते हैं आपको टॉप ड्रेसिंग। एक बेसल ड्रेसिंग होता है जिसमें आपका ऐड टू सोइंग, मतलब क्रॉप के साथ साथ या क्रॉप के सोइंग करने से पहले देते हैं, उसे बेसल डोज कहते हैं। उसका टॉप ड्रेसिंग मतलब उसमें जब क्रॉप ग्रो कर जाता है, कुछ दिन के बाद हो जाता है, क्रॉप का जर्मिनेट हो जाता है, उसके बाद जो हम देते हैं उसे कहते हैं टॉप ड्रेसिंग। एप्लीकेशन बहुत सारा मेथड हो गया, जैसे ब्रॉडकास्टिंग हो गया, जिससे छिटकावा विधि से देते हैं। उसका आगे हम पढ़ते हैं अर्थिंग अप, जो सपोर्टिंग ऑफ द बेसल पोर्शन ऑफ क्रॉप प्लांट विद द सॉइल। सपोर्टिंग मतलब उसके मिट्टी को जड़ होता है, जड़ के पास मिट्टी को चढ़ाना, उसे सपोर्टिंग देना ताकि क्रॉप लॉगिन हो जाए, लॉगिन नहीं हो, गिरे नहीं। इस क्रिया का मोस्टली जो पे किया जाता है आपको पोटैटो में किया जाता है, शुगर केन में किया जाता है, अर्थिंग अप की ऑपरेशन किया जाता है। ऑर्गेनिक मल्च चीज़ें यूज किया था 5 टन ऑफ द प्रति हेक्टेयर। मल्च क्या होता है, क्रॉप के अराउंड, उसके आसपास ऊपर किसी भी चीज़ से उसको ढक दिया जाता है ताकि उसमें इवापोरेशन की क्रिया कम होए, पानी कम ले और हमें वहाँ पर मॉइस्चर मेंटेन बना रहे। सॉइल हैवी द क्रम्बी स्ट्रक्चर, सबसे ज़्यादा जो बेस्ट स्ट्रक्चर होता है आपका क्रम्बी स्ट्रक्चर होता है। सॉइल डेंसिटी टिल्थ इज लेस देन एन एल टिल्थ। अगर हम टिल्थ करते हैं, फाइन टिलेज कर देते हैं, तब उसमें जो सॉइल डेंसिटी होता है वो लेस देन होता है देन अनटिलेज के मुकाबले। टिलेज का यूजफुल क्या था, इंक्रीज और इनफिल्ट्रेशन में, मॉइस्चर रिटेशन कैपेसिटी में, और डिक्रीज कर देता है पोरा स्पेस के। इनफिल्ट्रेशन क्या है, फर्स्ट एंट्री ऑफ वाटर इज कॉल्ड ऑफ द इनफिल्ट्रेशन। परकोलेशन क्या होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट करता है ऑफ द वाटर, उसे कहते हैं परकोलेशन। लीचिंग का होता है, तो डाउनवर्ड मूवमेंट करता है फॉर द कॉलम इन द रूट जोन ऑफ द न्यूट्रिएंट लेके नीचे चल जाता है, लीचिंग कहते हैं। सीपेज का है, सीपेज में आपका हॉरिजॉन्टली मूवमेंट करता है। और तुम्हारा रन ऑफ क्या होता है, वो भी वाटर पूरी तरह से आपको सॉइल इरोजन के इफेक्ट करते हुए बाहर निकल जाता है। मिनिमम टिलेज क्या है, मिनिमम टिलेज का कॉन्सेप्ट सबसे पहले यूएसए में आया था 1974 से। मतलब क्रॉप को जितना चाहिए उतना ही टिलेज करते हैं, उससे एक्सेस नहीं करते। जीरो टिलेज कहता है एक्सट्रीमली ऑफ द टिलेज ऑफ द कहता है, जिसमें प्राइमरी टिलेज को अवॉइड कहता है। जीरो टिलेज, फादर ऑफ जीरो टिलेज जीवी ट्रिपलेट को दिया जाता है। जीरो टिलेज का कॉन्सेप्ट जेट्रो टूल ने दिया था। सीड स्टेब्लिश ऑफ जीरो टिलेज 20 दिन इज लेस देन कन्वेंशनल मेथड के थ्रू, और जीरो टिलेज 20 दिन मोर देन नॉर्मल मेथड के थ्रू। जो सीड का जो हमको सीड जो रिक्वायरमेंट लगता है जीरो टिलेज में, वो कन्वेंशनल मेथड से 20% कम लगता है। लेकिन अगर हम नॉर्मल क्रॉप सोइंग करते हैं, उससे 20% हमको मोर देन सीड लगता है जीरो टिलेज में। जीरो टिलेज क्या है, तब प्राइमरी टिलेज से अवॉइड किया जाता है और सेकेंडरी टिलेज को किया जाता है, उसे कहते हैं जीरो टिलेज। टिलेज का ऑपरेशन कैरी आउट आफ्टर द सोइंग किया जाता है, बिफोर इमरजेंस। क्रॉप की इमरजेंस करने से पहले उसमें टिलेज का जो ऑपरेशन किया जाता है, उससे ब्लाइंड टिलेज कहते हैं। ये जो मोस्टली आपको किया जाता है आलू में किया जाता है, पोटैटो में किया जाता है। डोरमेंसी क्या था, कोई प्लांट होता है जो डोरमेंसी स्टेज में चल जाता है, सुसुप्ता अवस्था में चल जाता है बोला जाए तो, उसे ब्रेक करने के लिए, जैसे आपको पोटैटो में डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए थायोरिया का उपयोग किया जाता है। और कॉटन की सीड को ब्रेक करने के लिए, डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए H2SO4 का उपयोग किया जाता है। कॉटन के सीड में डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर पोटैटो का सीड अगर डोरमेंसी स्टेज में चल जाता है, सुसुप्ता अवस्था में चल जाए, मतलब उसे बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर के कारण या उसके उपलब्ध होने के कारण भी जो सीड होता है जर्मिनेट नहीं कर पाता है, उसे कहते हैं डोरमेंसी। उसके बाद आप आगे चलते हैं, और के बाद आपके जाते सीड वेबिलिटी एंड इम्पोर्टेंट। सीड क्वालिटी का 2 इम्पोर्टेंट करेक्टर होता है, सीड विगर एंड सीड वेबिलिटी। सीड वेबिलिटी का उपयोग टेस्ट करने के लिए आपका उपयोग किया जाता है ट्राइजोलियम टेस्ट, जिसमें आपके एक केमिकल का उपयोग होता है 2,3,5 ट्राइजोलियम टेट्राहाइड्रोक्साइड। आपका सीड इंडियन सीड एक्ट 1966 ईस्वी में आया था। थंब रूल इज ऑप्टिमम एज ऑफ द सीडलिंग 1 वीक या 1 मंथ या एवरी मंथ, फर्स्ट 1 वीक ऑफ द एवरी मंथ इन द टोटल कल्टीवेशन इज ऑप्टिमम एज। ऑप्टिमम एज थंब रूल के अनुसार होता है कि सीडलिंग का 1 वीक फॉर एवरी मंथ टू
ऑफ टोटल ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप। थंब रूल के अनुसार किसी भी प्लांट में अगर न्यूट्रिएंट का डिफिशियंसी हो जाता है तो उसमें 20 kg प्रति हेक्टेयर के दर से दिया जाता है। ये मोस्टली आपको राइस का हम बता रहे हैं, 20 kg प्रति हेक्टेयर। मिनिमम अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो नेसेसरी है जो सोइंग होता है 20 mm होना चाहिए। मिनिमम अमाउंट ऑफ रेन, ऐसे जो रेनफॉल की बात किया जाए तो इंडिया का जो रेनफॉल होता है वो 1194 mm होता है। लेकिन अगर हम मिनिमम सोइंग करते हैं तो आपको मोस्टली जो होना चाहिए आपको वो होना चाहिए 20 mm। लेकिन इंडिया का जो अगर हम बात करेंगे तो उसमें कितना होना चाहिए, 1194 mm है। जनरल सोइंग होता है खरीफ का, अगर सैलो डेप्थ होता है खरीफ 2 से 5 सेंटीमीटर, रबी में आपको 5 से 10 सेंटीमीटर का सोइंग देखने को मिलेगा। लेकिन मोस्टली जो डेप्थ होता है वो 3 से 5 सेंटीमीटर के बीच में होता है। मैक्सिकन वेवेड जो वैरायटी होता है उसका जो सैलो डेप्थ क्या था 4 सेंटीमीटर किया जाता है। उसके बाद आपको बताते हैं कि कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप रीग्रोथ इज ऑफ कॉल्ड रटनिंग। रटनिंग मतलब फर्स्ट मेन क्रॉप का हार्वेस्ट करने के बाद फिर से रीग्रोथ हो जाता है, उससे रटनिंग कहते हैं। रटनिंग के ये मोस्टली आपको शुगर केन में देखने को मिल जाएगा, लेकिन करेंटली में आप लोग राइस में भी इसका रटनिंग क्रॉप ही करते हैं। रटनिंग का भी आप समझेंगे कि मेन क्रॉप हार्वेस्टिंग करने के बाद फिर से वही एबव ऑफ द ग्राउंड लेवल का मतलब 5 से 10 सेंटीमीटर ऊपर एबव छोड़ के उसके हार्वेस्टिंग कर लेते हैं मेन क्रॉप को, फिर उसी से रीजनरेट हो जाता है प्लांट, उसे कहते हैं रटनिंग क्रॉपिंग। रटनिंग फर्स्ट हार्वेस्ट इज अ प्लांट इज उसके बाद तुम्हारा सक्सेसिव हार्वेस्टिंग इज कॉल्ड फर्स्ट रटनिंग, सेकेंड रटनिंग। बेस क्रॉप क्या आता है, मेजर क्रॉप इज अ ग्रो इन द इंटर क्रॉप इज कॉल्ड द बेस क्रॉप। जो इंटर क्रॉपिंग करते हैं तो उसमें साथ जो मेजर क्रॉप होता है उसे कहते हैं बेस क्रॉप। इंटर क्रॉप कहते हैं एडिशनल क्रॉप इन द स्पेस इज करेक्ट इन द इंटर क्रॉप में मतलब सीधा यानी कि 2 क्रॉप सेमी फील्ड में सेम ही स्पेस सेमी फील्ड में अगर ये मेन क्रॉप को लगाने के बाद यानी बेस क्रॉप के लगाने के बाद जो स्पेस बच जाता है तो उसी में जो क्रॉप कम सोइंग करते तो उसी कहते हैं इंटर क्रॉप, मतलब 2 क्रॉप को सेमी फील्ड में ग्रो किया जाता है। मेन क्रॉप मेजर क्रॉप ग्रो इन द मिक्स्ड क्रॉप के साथ जो मेजर क्रॉप जो होता है उसे कहते हैं मेन क्रॉप। मिक्स्ड क्रॉप समझ रहे हैं कि 2 और मोर क्रॉप इन द सेमी फील्ड में लगाया जाता है उसे कहते हैं मिक्स्ड क्रॉप। मिक्स्ड क्रॉप ग्रोज एसोसिएटेड क्रॉपिंग सिस्टम इज ए कम्प्लीमेंट्री इफेक्ट। अगर कंपोनेंट में क्या बात करता है तो either the crop grow is a multiple cropping system. Land equivalent under the sole crop under the produce of yield 1 hectare in the intercrop। मतलब 16 क्रॉप 1 हेक्टेयर का लैंड है उसमें 16 क्रॉप मतलब होता है कि एक क्रॉप का कितना यील्ड आ रहा है और इंटर क्रॉप करने के बाद कितना यील्ड आ रहा था, उसी को लैंड इक्विवेलेंट रेशियो कहते हैं। क्रॉप रोटेशन मतलब है कि सेम एक ही फील्ड में ना क्रॉप को हमेशा रोटेट करते हैं, उसे कहते हैं क्रॉप रोटेशन। फाइटोएलेक्जिन्स प्रोड्यूस बाय डिजीज इन प्लांट ड्यू टू रिपीटेड कल्टीवेशन ऑफ। अगर हम ना सेम ही क्रॉप में यानी मोनोक्रॉपिंग करते हैं तो उसमें फाइटोएलेक्जिन्स प्रोड्यूस हो जाता है जिसके कारण डिजीज और पेस्ट का जो पॉपुलेशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है, इसलिए हमेशा क्रॉप रोटेशन करना चाहिए। रोटेशनल इंटेंसिटी शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन लेस देन 33%, फैलो ड्राई होता है 33 से 66%, परमानेंट कल्टीवेशन होता है 66 से 100% और मल्टीपल क्रॉप होता है मोर देन 100%। जोट्रो टूल ये फर्स्ट पर्सन यूज ऑफ टर्म इन द बीड, इसलिए इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ द बीड साइंस। क्रॉप इज इफेक्टेड विथ बीड इंजन सो ऑफ द नाइट्रोजन की डिफिशियंसी। ऐसा क्रॉप होता है जो सब मतलब और न्यूट्रिएंट को ले लेता है लेकिन मोस्टली वो नाइट्रोजन को प्रीफर करता है क्योंकि वो कम्पीट करता है क्रॉप के साथ उनके ग्रोथ करने के लिए। यहाँ पर बीड का है, बीड इज एनी अनवांटेड प्लांट कैन बी ग्रो आउट ऑफ प्लेस एंड आउट ऑफ टाइम, इट इज ए कॉल्ड ऑफ द बीड। उसके बाद ट्रांसपिरेशन रेशियो अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड प्रोड्यूस पर यूनिट ऑफ द ड्राई मैटर, मतलब ये ड्राई मैटर को प्रोड्यूस करने के लिए जितने भी प्लांट की आवश्यकता होती है उसे ट्रांसपिरेशन रेशियो कहते हैं। क्रिटिकल पीरियड ऑफ द क्रॉप कंपटीशन, मतलब कौन सा ऐसा टाइम होता है जो बीड मोस्टली इफेक्ट करता है क्रॉप प्लांट, उसे कहते हैं क्रिटिकल पीरियड ऑफ बीड कंपटीशन। अगर उस
पीरियड में अगर हम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे तो क्रॉप को यील्ड को रिड्यूस कर देगा। अगर सबसे ज़्यादा यील्ड रिड्यूस करने की बात किया जाए तो शुगर बीट में होता है जो बीट होता है जो 90% तक यील्ड को रिड्यूस कर सकता है। अगर हम राइस का बात किया जाए तो राइस में अगर 15 से 45 डेज जो सोइंग करने के बाद होता है, इसमें इस टाइम जो होता है बीट जो मोस्टली इफेक्ट करता है क्रॉप को। अब सोरगा में भी 15 से 45 डे, मेज में 15 से 45 डे, सोयाबीन में होता है 15 से 45 डे, ब्लैक ग्राम में 30 से 45 डे, फिंगर मिलेट में 25 डे। मोस्टली अगर क्रॉप में जो अगर पूछ देगा कि मोस्टली क्रॉप में कौन मतलब मस्ट ऑफ द क्रॉप में किस टाइम ऑफ द बीट जो मोस्टली इफेक्ट करता है तो 30 से 45 डे होता है। 30 से 45 डे में होता है जो मोस्टली इफेक्ट करता है डे आफ्टर सोइंग। बर्ड भोरिस डी फर्स्ट रेंज नट कर सिप्रस रोटेंडस रेंग साइनोलोन डक्टिलो। अगर किंग ऑफ बीट के नाम से जाना तो पार्थेनियम को नाम से जाता है। कांग्रेस क्रास पार्थेनियम हिस्टोटोपस। बीट बिलोंग टू द ग्रेमनी फैमिली इज कॉल्ड ग्रासेस। अगर जो सिप्रस फैमिली का होता है वो सेडस होता है। ऑल कटिलोन बीट इज द ब्रॉड लीफ, जैसे इसके अंतर्गत चिनोपेडियम एलम आता है ब्रॉड लीफ के अंतर्गत। वैसा इंट्रोड्यूस या एक्जोटिक बीट एंथ्रोफाइट कहते हैं या एलियन बीट कहते हैं। एक्जोटिक बीट वैसा बीट को कहते हैं जो दूसरे कंट्री से मेरे कंट्री में यानी कि हम इंडिया से हैं और यूएसए से जो आ गया बीट, जैसे आपके हम बात है कांग्रेस क्रास है यूएसए का है, यूएसए से वो इंडिया में आ गया है, वो यहाँ गया है मेज के साथ आ गया है, मेज के साथ वो आ गया है DT46 नाम है वैरायटी के साथ मैक्सिकन बीट के साथ वो इंडिया में इंट्रोड्यूस हो गया है, उसे कहते हैं एंथ्रोफाइड। इसके लिए इसका जो अगर बायोलॉजिकल मिलेगा तो जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा इंसेक्ट के थ्रू इसका बायोलॉजिकल मैनेजमेंट किया जाता है पार्थेनियम हिस्टोटोपस कांग्रेस क्रास को। उसके बाद इसमें एनुअल जो लॉसेस होता है इंसेक्ट के थ्रू आपका 23% होता है, बीड 45% होता है, बीड 20% और 5% अदर के थ्रू इसमें एग्रीकल्चर का जो लॉसेस होता है। एक्सक्यूड होता है द रूट और द बीड बाइल्ड ओट 2 से 4 लीफ और द टॉक्सिक इन द बीट इज एक्सक्यूडेट कहते हैं। या तो आप जानते हैं एलिलियोपैथी होता है कि एक प्लांट होता है जो केमिकल रिलीज करता है वो सप्रेस कर देता है अपने नियर टू प्लांट को से कहते हैं एलिलियोपैथी सबसे पहले होता है हेंस मोलिस ने दिया था 1937 ईस्वी में दिया था। 1937 ईस्वी में एलिलियोपैथी टर्म दिया था हेंस मोलिस में। फैकल्टेटिव बीट आल्सो का एपोफाइटिक बीट जो कैक्टस आ गया। आर्जिमोन मैक्सिकाना का उपयोग आपको किया जाता है एल्कली सॉइल को मैनेजमेंट करने के लिए, उसे कहते हैं उसे एडरेट मतलब इसमें जो क्या आता है आपका 2.5 टन प्रति हेक्टेयर के दर से आर्जिमोन मैक्सिकाना का उपयोग किया जाता है। आर्जिमोन मैक्सिकाना प्रोड्यूस करता है 500 सीड पर प्लांट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पारा के बाद आ गया पारासिट स्ट्रक्चर इज अ बीड स्पीड। ये बीड को जो सीड डिस्पर्सल का जो मेथड होता है उसे कहते हैं एक उसी का एक पारासिट होता है जो बीड के थ्रू किया था। फ्लेम कल्टीवेशन बर्निंग ऑफ द एनुअल ब्रॉड लीफ बीड इज अ बर्डली स्पीसीज कॉल्ड द फ्लेम कल्टीवेशन। शुगर केने को जो ट्रस होता है उसे 5 टन प्रति हेक्टेयर के दर से मतलब उसके मतलब पत्ता को उसके 5 टन प्रति हेक्टेयर के दर से उसका किया जाता है। सोलराइजेशन हीटिंग ऑफ द सरफेस सोलर जैसे प्लास्टिक सीट ट्रैप टू सोलर रेडिएशन ये टेम्परेचर जिससे इंक्रीज होता है 5 से 10 सेंटीमीटर इज कॉल्ड ऑफ द सोलराइजेशन। फास्ट सेटिंग ऑफ द इंटर क्रॉपिंग इज कॉल्ड द स्मूथर क्रॉपिंग होता है जो नीचे वाला क्रॉप को अपने उसका हाइट बढ़ जाता है और जो नीचे लोअर में होता है उसी को स्मूथ करता सप्रेस्ट कर देता है उसे कहता है स्मूथर क्रॉपिंग। फर्टिलाइजर में कैल्शियम साइनामाइड अमोनियम सल्फेट डायरेक्टली डिस्ट्रॉय कर देता है बीट को, अमोनियम सल्फेट और कैल्शियम साइनामाइड। कैक्टस सेपरेटली जिसे अल्ट्रो इसका इंट्रोड्यूस किया इसको जो कंट्रोल किया था डैक्टिलोपिनियस टोमेंटियस। पार्थेनियम हिस्टोटोपस का आपको बताइए कहते हैं जाइगोग्रामा बाइकोलाटा मैक्सिकन बीटल। 1940 ईस्वी में 2,4-D को फर्स्ट यूज किया गया था हेर्बिसाइड करते। प्री इमरजेंस हेर्बिसाइड 1 से 4 डे आफ्टर सोइंग किया था। आपका हेर्बिसाइड का क्लासिफिकेशन होता है आपका आ गया
एक हो गया तुम्हारा प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, फिर उसके बाद आता है प्री इमरजेंस, फिर पोस्ट इमरजेंस, फिर ईयरली पोस्ट इमरजेंस एक होता है। यह प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन जिसे PPI कहते हैं, ये प्लांट के सोइंग के पहले दिया जाता है, 1 से 2 दिन पहले, उसे कहते हैं प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन। प्री इमरजेंस मतलब कि उसमें प्लांट और बीट दोनों इमरजेंस कहता है, उसके आफ्टर दिया जाता है, एक से यानी कि प्लांट के सोइंग के 1 से 4 दिन का होता है, प्री इमरजेंस दिया जाता है। पोस्ट इमरजेंस आपका स्टैंडिंग क्रॉप में दिया जाता है। और उसके बाद एक ईयरली पोस्ट इमरजेंस होता है, जिसमें ना आपका प्लांट का जर्मिनेट नहीं कर पाता है लेकिन बीट जर्मिनेट कर पाया था, तब उसे ईयरली पोस्ट इमरजेंस दिया जाता है। प्री इमरजेंस आपका 1 से 4 दिन का था, जिसमें मोस्टली बीट का जर्मिनेट होता है, इसमें क्रॉप का जर्मिनेशन नहीं होता है प्री इमरजेंस में। लेकिन पोस्ट इमरजेंस में बीट और क्रॉप दोनों जर्मिनेट कर जाते हैं। लेकिन ईयरली पोस्ट इमरजेंस में आपका क्या होता है, बीट जर्मिनेट कर पाता है लेकिन क्रॉप जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं, उसके बाद दिया जाता है। जैसे आपको मोस्टली आपको 15 दिन आफ्टर दिया जाता है, ये पोटैटो में यूज किया जाता है, पारक और डाइक्वाट। एक्टिव इंग्रेडिएंट वैसा पार्ट ऑफ केमिकल फॉर्मुलेशन के बाद जो एक्टिव इंग्रेडिएंट पाया जाता है उसे कहते हैं EI। मतलब आप कहीं भी देखिएगा तो आपके किसी भी हर्बिसाइड में आपको लिखिएगा कि 50% ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट, उसके मतलब होता है कि इसमें 50% ऑफ द टॉक्सिक प्लांट है, बाकी 50% आपको अदर मिला हुआ, जैसे फिलर हो गया, उसके वजन को बढ़ाने कंडेंसेशन होता है, उसका स्प्रेडिंग हो गया, उसके बाद एंटीडोट मिला दिया जाता है, बाकी उसमें 50% होता है जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। एसिड इक्विवेलेंट वैसा पार्ट ऑफ केमिकल प्रोसेस जिसमें थियोरेटिकली कनी कन्वर्टेड टू एसिड में। टू प्रोड्यूस अवेलेबल द थ्री फॉर्म सोडियम हो गया, डाइमिथाइलएमीन हो गया, एस्टर में होता है। एग्रीगेटेड रूट यूनिट ऑफ द ठीक है जो प्लेटी हो गया। उसके बाद आगे हम बता केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी सैंडी सॉइल का 0 से 5 mm हो गया, 5 से 10 फाइन का, क्ले का 15 से 20 हो गया, मोर देन 30 हो गया। वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है इसलिए हम लोग जल्दी पढ़ेंगे। पीएच का जो रेंज होता है आपको सॉइल का, वो 5 से 8.5 के बीच में होता है। क्ले सॉइल का जेटा पोटेंशियल इज डिफिकल्ट टू फ्लैक्चुएट हैविंग द लो पोटेंशियल। राइजोस्पेरिस वैसा अराउंड टू रूट सरफेस इन द हायर प्लांट। नाइट्रिक फिक्सेशन बैक्टीरिया वैसा बैक्टीरिया जो नाइट्रिक फिक्सेशन में हेल्प करता है, उसे कहते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जैसे नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। फंगी इज एक्ट फॉर द स्कैवेंजर एंड डिकम्पोजर इन द सेवरल टाइप ऑफ मटेरियल। एलगी का ग्रुप जो होता है तुम्हारा साइनोफाइटा जो ब्लू ग्रीन एलगी होता है, क्लोरोफाइटा जो तुम्हारा ग्रीन ग्रास ग्रीन एलगी होता है, एक्जोंथोफाइटा येलो ग्रीन होता है, बेसिलियोफाइटा जो गोल्डन ग्रीन होता है। न्यूक्लियस ने तुम्हारा 1961 इसमें फंक्शनल न्यूट्रिएंट दिया था। प्लांट रिक्वायर 1 kg of the chlorine every 4 ton of the dry matter. हिडन हंगर प्लांट कब शो कर डू नोट ऑफ द डिफिशियंसी सिम्टम द शो नहीं करता सर्टेन लेवल, बट ग्रोथ वो मतलब इफेक्ट रहता है। एक होता है लग्जरी इवेंट्स जिसमें आपको प्लांट का उसमें दिया जाता है न्यूट्रिएंट का डिफिशियंसी होता है, मोस्टली आपको पोटास में देखने को मिलेगा। सॉइल इज अ स्टोरेज हाउस ऑफ द प्लांट न्यूट्रिएंट इज रिमूव्ड बाय बीट a double of the amount to remove of the crop and the next generation for the time of the week. Manure is a French word manure चलेगा जिसका अर्थ होता है वर्क विथ सॉइल। इसके लैटिन में जैसे अगर इसका अगर फ्रेंच वर्ड चलेगा तो मोनियोर जो होता है वर्क विथ सॉइल। अगर लैटिन वर्ड से जैसे मोनो जिसमें हैंड हो गया, ऑपरेट मैंने टू ऑपरेट। ऑर्गेनिक मैटर इज called the life of the soil. Low CN ratio is indicate of the advanced stage of decomposition. Rosta is a stem radially green manuring bacteria. Savina rosta is a stem radially West Africa में फिर कहता है। एमाइड फर्टिलाइजर इज नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर कहते हैं, यह आपका ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है। कैल्शियम साइनामाइड का भी रहता है। डिफोलिएट ऑफ द रूट में क्या रहता है, वेरिएबिलिटी स्ट्रीका 20 ईयर तक जर्मिनेट कर सकता है। वाटर हाइजेंटी ऑफ 15 ईयर, हरियाली होता है 2 ईयर कहता है। सॉइल कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ द कैल्शियम है द बेटर स्ट्रक्चर। पीलेट जो आपका होता है 1 से 10 होता है। CN रेशियो के बाद क्या जा तो एक मिलाइजेशन एक इमोलाइजेशन होता है। अगर लेस दैन CN रेशियो 20:1 रहा तो उसे कहते हैं
मिनरलाइजेशन अगर रेशियो मोर देन 30 रेशियो, अगर लेस देन 20 रेशियो बन रहा तो उसे कहते हैं मिनरलाइजेशन। अगर मोर देन 30 रेशियो 1 हो गया तो इसे कहते हैं इमोबलाइजेशन। अगर 20 से 30 के बीच में ना ही मिमोलाइजेशन होता है, 20 से 30 रेशियो 1 के बीच में ना ही मिनरलाइजेशन की क्रिया होता है, ना ही इमोबलाइजेशन की क्रिया होता है। ये जो सीड वेरिएटी सभी बीड का एक अलग अलग ईयर तक जर्मिनेट कर सकता है। कुछ ऐसे होता है जो बहुत सारा जो बीड होता है वो अपने सीड को बहुत सारा सीड प्रोड्यूस करता है अपने जीवन काल यानी 1 ईयर्स में। अगर आपका चीनोपोडियम मिलम के बाद क्या जाता है, आपको हो गया 72,000 पर सीड पर प्लांट देता है। उसके बाद आपका कैक्टस हो गया जो 5 लाख तक सीड का प्रोड्यूस करता है। एमरंथस हो जाए जो 1,92,000 तक सीड का प्रोड्यूस करता है। थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड थैंक यू।